शेड्यूल कास्ट को लगता है कि अगर 33 करोड़ देवी देवताओं के बाद में अगर कोई अवतार पैदा हुए हैं तो चीफ जस्टिस माननीय चंद्रचूड़ साहब है जो न्याय देंगे। एक पीढ़ी ने रिजर्वेशन ले लिया तो कब तक रिजर्वेशन? यही बात चल रही है, एक पीढ़ी को रिजर्वेशन मिल गया तो अब उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो सबसे पहले जितने 7 जजेस बैठे हैं अगर इनके बाप दादा परदादा जो भी सुप्रीम कोर्ट में थे, सबसे पहले ये त्याग पत्र दे कि जो एक बार मंदिर में पुजारी बन गया वो दोबारा नहीं बनेगा। जो एक बार सुप्रीम कोर्ट में जज बन गया उसके खानदान में से कोई जज नहीं बनेगा। जिसके खानदान में से 5 पीढ़ियों से आईपीएस बनते आ रहे हैं वो कोई आईपीएस नहीं बनेगा। जो एक बार फिल्मों में हीरो बन गया वो दोबारा फिल्मों में हीरो नहीं बनेगा। जिसने एक बार कोठी ले ली वो दोबारा कोठी नहीं लेगा। जिसके पास एक गाड़ी है वो दोबारा गाड़ी नहीं लेगा। जिसने अपनी लड़की की शादी एक बार कर ली वो दोबारा शादी नहीं करेगा। तो जल जंगल जमीन का जिसका जितना बंटवारा, जो एक बार फैक्ट्रियों का मालिक बन गया और दोबारा नहीं बनेगा। तो रिजर्वेशन के अंदर भी आप लागू कर दीजिए, मैं बिल्कुल स्वागत करता हूँ। रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट तुम्हारे बाप की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है जो तुम बोल दोगे और हम मान लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो किसी डाटा के आधार पे नहीं, बस वो इमोशंस के आधार पे है। भारत के राष्ट्रपति को एक मंदिर में घुसने नहीं दिया था, उसमें धक्के मार के भगाया था। ठीक है, वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं, सोशियो एजुकेशनल बैकवर्डनेस थी। उसके अलावा भारत के कई आईएएस आईपीएस को उनके ऑफिसों में गाली दी जाती है। प्रोफेसरों को प्रताड़ित किया जाता है कि हमें रामचरितमानस और गीता जैसा न्याय चाहिए या राज चाहिए। क्यों? सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट। हाँ, इस वर्डिक्ट में आई डू नॉट एग्री विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ पंकज मित्तल, जस्टिस पंकज मित्तल, दैट दे वांट रूल लाइक गीता एंड रामचरितमानस। जो सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो हम उससे इंडिविजुअल नहीं पूछ रहे कि तूने चावल खाया है या नहीं खाया, तुझे मुर्गा अच्छा लगता है या नहीं लगता। हम तेरे से कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट पूछ रहे हैं। जिस दिन मैं अपने लड़के की शादी 5,000 करोड़ रुपए लगा के करूं, या शेड्यूल कास्ट जो है अपनी शादी में रिहाना, सलमान खान इनको बुला लें, उस दिन आप उन पर क्रिमिनल लगा दीजिए। क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के 15%, शेड्यूल टाइप के 7.5% और ओबीसी के 27% तक सीमित नहीं है। शेड्यूल्ड का मतलब होता है अनुसूची। उसका कोई भी डिप्राइवनेस से, पॉवर्टी से, गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। सोल टारगेट है अपलिफ्टमेंट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड सिंस 2000 और 5000 ईयर। साथियों जय भीम, मैं हूँ पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लोग दिल्ली में मौजूद है और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया है एससी एसटी के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर। तमाम राजनीतिक विश्लेषक, बहुजन विचारक, एडवोकेट्स अपनी प्रतिक्रिया इस पर रख रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी, जिनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि मसले पर क्या कुछ कहेंगे। 21 अगस्त का भी एक बड़ा ऐलान है भारत बंद को लेकर, वो तमाम चीजें भी इस वक्त जारी है। इन तमाम चीजों को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से उनका नजरिया है, तमाम चीजों को जानने समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल बहुत आसान सर, कि इस मुद्दे को आप किस नजरिए से देखते हैं, कितना फायदा कितना नुकसान? देखिए, सवाल ये आसान नहीं जी। कितना फायदा कितना नुकसान, इससे सिर्फ हमें नुकसान होगा, समाज को इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है जिसके अंदर 1, 2, 5 या 10 लोगों के साथ हम इस मुद्दे को डील कर ले। इस मुद्दे के अंदर बहुसंख्यक समाज, जिसके अंदर हम कहें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, ओबीसी, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के 15%, शेड्यूल टाइप के 7.5% और ओबीसी के 27% तक सीमित नहीं है। इसके अलावा जहां जहां पर भी स्पेशल प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के, ये सभी के लिए लागू होगा। तो ये मुद्दा आसान नहीं है। तो जब हम इस बारे में बात करते हैं कि क्या इसका जो डिसीजन है वो सही है गलत, मेरे हिसाब से, मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज के हिसाब से ये डिसीजन बिल्कुल गलत है। गलत है तो किस तरीके से गलत है? क्योंकि कुछ वर्ग है समाज का तबका, वो भी तो समर्थन कर रहा है, फिर उन्हें क्यों सही लगा? देखिए, अब आप मुझसे 2 चीजें पूछ सकते हैं जी, कि ये संवैधानिक रूप से गलत है, व्यक्तिगत रूप से गलत है। दोनों तरीके से आपको किस नजर? ठीक है, पहले मैं आपको संवैधानिक रूप से कुछ बातें बता दूं। जी। इस मुद्दे से पहले हमें ये जानना पड़ेगा मुद्दा क्या है, क्योंकि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन लोगों को इसका मुद्दा ही नहीं पता कि इस जजमेंट में है क्या और हमें किस बारे में इसका समर्थन करना है, विरोध करना है। देखिए, भारत के अंदर एक रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो 1909
से शुरू हुआ, 1909 के बाद 1919 आया। 1932 के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेंट टू दी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड ही रिक्वेस्टेड टू द गवर्नमेंट दैट यू हैव ऑलरेडी गिवन रिप्रेजेंटेशन टू एंग्लो इंडियन, मुस्लिम एंड सिख्स, so you should give representation in the assemblies to the scheduled caste or untouchables। तो 1932 में पहली बार, मैं आपके चैनल के माध्यम से, नेशनल चौपाल के माध्यम से बता दूं, 1932 में पहली बार इंडियन माइथोलॉजी के अंदर ये कॉन्सेप्ट आया कि जो शेड्यूल कास्ट और अछूत हैं वो भी वर्ण व्यवस्था का और हिंदू धर्म का पार्ट है। उससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। उससे पहले ये अवर्ण थे। अवर्ण का मतलब जो अछूत, जो सवर्ण है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सवर्ण है, सुव्यवस्थित वर्ण वाले लोग। तो 1932 में महात्मा गांधी जी ने कहा नहीं नहीं, ये जो है ये लोग भी वर्ण व्यवस्था का पार्ट है और ये हिंदू है। तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, हिंदू नहीं है। अगर आप हिंदू हैं तो आप किस प्रक्रिया के अंतर्गत इनका रिप्रेजेंटेशन दोगे? तो उन्होंने कहा जी भाई हम नहीं देंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 1932 में पुणे पैक्ट के अंदर में ये बात रख दी जी। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर डिबेट हुई कि शेड्यूल क्या, शेड्यूल्ड कास्ट क्या। देखिए, शेड्यूल्ड का मतलब होता है अनुसूची। उसका कोई भी डिप्राइवनेस से, पॉवर्टी से, गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको लगता है कि अनुसूचित जाति का मतलब सिर्फ वो है कि जिसके पास पैसा नहीं है, तो वो गलत है। अनुसूचित जाति का मतलब है जो कि आर्टिकल 341 के अंदर में, 341 के अंदर में जो जातियां समाहित हुई हैं उनको अनुसूचित जाति बोला जाता है। और वो जो जातियां वो सोशियो एजुकेशनली बैकवर्डनेस के नाम पर वो उसमें ऐड हुई हैं, वरना वो शेड्यूल कास्ट नहीं कहलाते। अब आप कहें कि शेड्यूल कास्ट का मतलब तो गरीब होना है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है, ना ही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ये प्रावधान है कि नहीं कि अनुसूचित से गरीबी का कोई लेना देना नहीं है। तभी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, और जब 341 की जब आर्ग्यूमेंट हुई तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये जो अधिकार है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर was in favor to give that power to the state governments because they can dilute everything of the reservation। सपोज करिए कि रिजर्वेशन, अब 341 की बात करते हैं। 341 क्या, 341 की एक अनुसूची है जो कि राष्ट्रपति उसे बनाएगा। राष्ट्रपति जो है पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे बनाएगा। और ये पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को इस वजह से नहीं दी क्योंकि ये कोई पॉलिटिकली स्कीम नहीं थी, इसकी कोई पॉलिटिकल डिजायर नहीं थी 341 में ऐड करने की। एक सोशल अपलिफ्टमेंट का एक कॉन्सेप्ट था जो जिसलिए कि स्टेट को इसकी पावर नहीं दी गई। अब एक चीज देखिए, स्टेट को पावर दे दी गई नहीं, मैं वही बता रहा हूं ना, ये बहुत बात का क्वेश्चन है कि स्टेट को पावर दे दी गई है। उत्तर प्रदेश से दो व्यक्ति निकलते हैं, एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर रहता है, दूसरा व्यक्ति हरियाणा के अंदर चला जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट आती है और वो कहते हैं कि हम जाटव चमारों का रिजर्वेशन खत्म करेंगे। वो रिजर्वेशन खत्म कर देती है, परंतु उसका जो भाई है वो हरियाणा चला जाता है। हरियाणा के अंदर में सरकार उसे कहती है कि नहीं, हम आपको जाटव चमार मानते हैं और हम मानते हैं कि आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलना है। तो दोनों स्टेट के अंदर उनकी सोशियो एजुकेशनल जो कंडीशन है वो चेंज हो गई। एक स्टेट रिजर्वेशन दे रहा, दूसरा नहीं दे रहा। अब स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा कि भाई ये तो मेरे यहाँ पर इसको तो मैं रिजर्वेशन का फायदा दूंगा, उसको नहीं दूंगा। अब ये क्या है, ये सिर्फ पॉलिटिकली मैनिफेस्टो था कि जो एक भाई को तो रिजर्वेशन मिला, दूसरे भाई को रिजर्वेशन नहीं मिला। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इस बात को रख दिया था कि नहीं, स्टेट जो है आर्बिट्रेरी हो सकते हैं, अनार्की हो सकते हैं और पॉलिटिकली एजेंडा के तहत वो किसी जातियों को निकाल सकते हैं। इसलिए किसी भी जाति को ऐड और एक्सक्लूड करने की जो पावर है वो हम प्रेसिडेंट को देते हैं। और यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि ये पावर जो है ये पार्लियामेंट के पास भी नहीं है, ये पावर राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। ठीक है, 341 में किसी जाति को ऐड और निकालने की ताकत, ये एक कलेक्टिव पावर है जो कि स्टेट से सेंटर पे आएगी, सेंटर से राष्ट्रपति के पास जाएगी और तीनों जो अंग है जो आपस में एक कोऑर्डिनेशन करके किसी भी जाति को निकाल सकते हैं या एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इसका सोल टारगेट है अपलिफ्टमेंट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड सिंस 2000 और 5000
ईयर, कि जो आदमी 2000-5000 साल से, हमें उसको देना। ये कोई पॉवर्टी एबोलिशन प्रोग्राम नहीं है, कोई बीपीएल का कार्ड नहीं है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रिजर्वेशन पहले आया, संविधान बाद में आया। एक तरफ केशवानंद भारती की जजमेंट होती है, वो फुल बेंच ये कहती है कि वी कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी तरफ ईवी चिनैया की जजमेंट आती है। ईवी चिनैया, अब समझिए, मैं एक आम भाषा में बता रहा हूं, 5 जज बैठते हैं, वो कहते हैं कि भाई माइक्रो क्लासिफिकेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट लिस्ट कैन नॉट बी जस्टिफाइड एंड ही विल बी, इट्स लाइक नॉट टू गिविंग रिजर्वेशन टू द ईच एंड एवरी क्लास। ईवी चिनैया में 5 जज आते हैं, वो मना कर देते हैं, नहीं देंगे। तो उसकी जजमेंट को बाईपास करने के लिए या उसको रिव्यू करने के लिए 7 जजों की बेंच बैठती है, जो 1 अगस्त को डिसीजन दे देती है। 1 अगस्त का जो डिसीजन देती है उसमें 3 बातें मुख्य रूप से निकल के आती है। पहली बात ये कि वी कैन अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इन दी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लिस्ट। वी कैन सब क्लासिफाई शेड्यूल कास्ट लिस्ट एंड दिस पावर हैज बीन गिवन टू दी स्टेट। तीनों पावर होंगे। अब जब आप मुझसे बात करते हैं तो पहली चीज, संविधान ने ये 341 में अमेंडमेंट करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट को भी नहीं दी है, पार्लियामेंट को भी नहीं दी है, राज्य को भी नहीं दी है। कलेक्टिव एक पावर है जो तीनों एक्सरसाइज करेंगे, तब जाके इसमें ऐड या अमेंडमेंट होगा। दूसरी चीज, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। क्रीमी लेयर का कोई कॉन्सेप्ट ना तो शेड्यूल कास्ट में लग सकता है, ना ही शेड्यूल ट्राइब में लग सकता है, और ना ही वो ओबीसी रिजर्वेशन में लग सकता है। चौथी चीज कि क्या सुप्रीम कोर्ट लॉ मेकिंग एजेंसी है? क्या आर्टिकल 142 की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को जो दी गई है वो अनलिमिटेड पावर है या लिमिटेड पावर है? अगला सवाल, क्या भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया। ओनली कॉन्स्टिट्यूशन and the provisions of the constitutions are the supreme in India, including the parliament. Supreme Court cannot hijack power of the parliament at all. इस निर्णय से आपको इस तरीके से हाईजैक किया नहीं लगता? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के चाहे 7 जज आ जाए, चाहे 24 जज आ जाए, चाहे टोटल 32 जज आ जाए, वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट की पावर को हाईजैक नहीं कर सकता। आज जो हमारे 800 पार्लियामेंट्रियन बैठे हुए हैं संसद के अंदर, 800, 550 लोकसभा में, 300 के आसपास राज्यसभा में, ये 850 जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। 850 के 800 रिप्रेजेंटेटिव हैं SC ST OBC और माइनॉरिटीज के। लेकिन जो 7 लोग वहां बैठे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। उनका जो खुद का चुनाव है, वो खुद का चुनाव जो है कॉलेजियम सिस्टम से हुआ है। उसमें कितना रिजर्वेशन है? नहीं, इलीगल एक प्रोसीजर है, रिजर्वेशन की तो बात दूसरी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ये इस बात को कहता है कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर वी कैन अप्लाई इन द शेड्यूल कास्ट लिस्ट, यस आई डू एग्री विद द पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी जज। जो सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो हम उससे इंडिविजुअल नहीं पूछ रहे कि तूने चावल खाया है या नहीं खाया, तुझे मुर्गा अच्छा लगता है या नहीं लगता। हम तेरे से कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट पूछ रहे हैं। अगर कोई जज पूछता है कि क्रीमी लेयर लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। जिस दिन शेड्यूल कास्ट का क्रीमी लेयर जनरल कैटेगरी की क्रीमी लेयर के बराबर हो जाएगा, मतलब जिस दिन मैं अपने लड़के की शादी 5,000 करोड़ रुपए लगा के करूं, या शेड्यूल कास्ट जो है अपनी शादी में रिहाना, सलमान खान, इनको बुला लें, उस दिन आप उन पर क्रीमी लेयर लगा दीजिए। मुझे आप एक बात बताएं, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अगर शेड्यूल कास्ट में लग सकता है, ओबीसी में लग सकता है, शेड्यूल टाइप में लग सकता है, तो जर्नल में भी लग रहा है। तो आप जर्नल के बराबर का, अब क्रीमी लेयर क्या कि शेड्यूल कास्ट का जो अमीर है वो तो 3 लाख रुपए वाला है। अगर आप 3 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप अमीर हो, वहीं ईडब्ल्यूएस जो 7 लाख रुपए कमा रहा है वो अमीर है। समझ रहे? ईडब्ल्यूएस के अंदर में शेड्यूल कास्ट के लिए जो लिमिट है वो 3 लाख तय की गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए तय की गई है 7 लाख। क्या क्रीमी लेयर? अब क्रीमी लेयर का मतलब क्या? क्रीमी लेयर का मतलब कि जो आर्थिक रूप से संपन्न हुए। पहली चीज,
economic development is not sole criteria to decide what is concept of reservation. अब आप कहते हैं, मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ। भारत के राष्ट्रपति को एक मंदिर में घुसने नहीं दिया था, उसमें धक्के मार के भगाया था, ठीक है, वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं, सोशियो एजुकेशनल बैकवर्डनेस थी। उसके अलावा भारत के कई IAS IPS को उनके ऑफिसों में गाली दी जाती है, प्रोफेसरों को प्रताड़ित किया जाता है, वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है, वो सोशियो एजुकेशनली बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया है। चौथी बात कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया वो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्डिक्ट है? नहीं, मैं पर्सनल वर्डिक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल वर्डिक्ट नहीं मानता। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई हम सब क्लासिफाई कर देंगे, अच्छा बिल्कुल ठीक है। अब आपने भी सवाल किया कि इसका मतलब आप विरोधी हो कि अपने भाइयों को आप जो है रिजर्वेशन का फायदा नहीं देना चाहते हैं? आप 2 बातें समझिए। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से इसमें हमें एक्सक्लूजन पॉलिसी लगानी है, इंक्लूजन पॉलिसी नहीं लगानी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये मैंडेट कर दे कि जो 15% का कोटा आपका है, जिसे 15% आप बोलते हैं शेड्यूल कास्ट का, उसे हम 100% फुलफिल करेंगे और 5% जो है वो जाटो चमारों को देंगे, उसमें 5% जो है वाल्मीकि और धानुक कम्युनिटी को देंगे, 5% जो उसमें अन्य जाति आएंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 15% का रिजर्वेशन 100% फुलफिल होना चाहिए। क्या लगता है अभी आपको कि 100% हुआ है आज़ादी कितने साल हुआ? नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए ना, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दिया है वो किसी डाटा के आधार पे नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो किसी डाटा के आधार पे नहीं, बस वो इमोशंस के आधार पे। अब इमोशंस के आधार पे क्यों? क्योंकि शेड्यूल कास्ट को लगता है कि अगर 33 करोड़ देवी देवताओं के बाद में अगर कोई अवतार पैदा हुए हैं तो चीफ जस्टिस माननीय चंद्रचूड़ साहब है जो न्याय देंगे। पहली चीज, एक्सक्लूजन पॉलिसी, इंक्लूजन पॉलिसी जो कि संविधान के अंदर नहीं है। आज तक आप अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि जी नेक्स्ट जो CGI है वो समाज के सबसे निचले तबके से होगा, तो मैं समर्थन करूंगा सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहे कि भाई कॉलेजियम सिस्टम इलीगल है और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज होंगे उसके जो जजेस है वो निचले तबके से शुरू होंगे, और यकीन मानिए मैं सबसे पहले इस बात का समर्थन करूंगा कि मेरे समाज में चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे भंगी हो, चाहे कुमार हो, चाहे डोम हो, चाहे मल्ला हो, या ऐसी जातियां जिनका हमें अस्तित्व तक नहीं पता, चाहे कंजर हो, चाहे सासी हो, चाहे बहुत सारी जातियां जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हो, आप कहिए। लेकिन अब इसमें एक समस्या पैदा हो गई। समस्या क्या पैदा हो गई कि ओबीसी की 6,743 जातियां, शेड्यूल कास्ट की ऑल ओवर इंडिया में लगभग 200 जातियां हैं। तो अगर मैं ये कहूं और मैं प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के सामने रखूं कि आप एक काम करिए, सबसे जिस जाति को अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला उसका चीफ जस्टिस बना दो, उससे ऊपर वाली का सबका हाईकोर्ट जज बना दो, उससे ऊपर वाली का चीफ सेक्रेटरी बना दो, तो इस हिसाब से भी 200 साल लग जाएंगे अगला ओबीसी तक आने पे। आ गए, फिर ओबीसी पे आ जाते हैं। ओबीसी की 6,743 जातियां, आने वाले 6,500 साल, यानी कुल मिला के अगर हम हर वर्गों को, क्योंकि ये ईवी चिनैया में जजमेंट में भी डिसाइड हुआ है कि माइक्रो क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट कैटेगरी और शेड्यूल टाइप कैटेगरी इज नॉट परमिसिबल अंडर द लॉ। तो इसका मतलब आप कहते हैं कि जस्टिस हम देंगे, तो जस्टिस देंगे तो हमें 10,000 साल लगेंगे इसको रोटेशन को घुमाने में। यानी आपने वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की 84 लाख योनियों के बाद में आदमी जो है मनुष्यों का जीवन लेता है, तो क्या मैं 84 लाख योनि का या 10,000 साल का इंतजार करूंगा? दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, हमें जो है, सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब कहते हैं कि हमें रामचरितमानस और गीता जैसा न्याय चाहिए या राज चाहिए। क्यों? सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में। हाँ, इस वर्डिक्ट में आई डू नॉट एग्री विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ पंकज मित्तल, जस्टिस पंकज मित्तल, दैट दे वांट रूल लाइक गीता एंड रामचरितमानस। मैं तो कहूंगा कि आप बाइबल भी उसमें शामिल करिए, कुरान भी उसमें शामिल करिए, बुद्धा एंड धम्मा भी उसमें शामिल करिए, और भारत के जितने अनरिटन प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी हैं
चाहे शेड्यूल ट्राइब का हो, वो उसमें शामिल करिए। तो मैं तो खुल के इस बारे में कह रहा हूँ कि मैं गीता और रामचरितमानस के समर्थन में नहीं हूँ। तीसरी बात, ये आप अपना व्यक्तिगत ओपिनियन दे सकते हैं। आप जस्टिस बी आर गवई कहते हैं कि रिजर्वेशन कब तक, एक पीढ़ी ने रिजर्वेशन ले लिया तो कब तक रिजर्वेशन। यही बात चल रही, एक पीढ़ी को रिजर्वेशन मिल गया तब उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो सबसे पहले जितने 7 जजेस बैठे हैं, अगर इनके बाप दादा परदादा जो भी सुप्रीम कोर्ट में थे, सबसे पहले ये त्याग पत्र दे। दूसरी बात, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट तुम्हारे बाप की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है जो तुम बोल दोगे और हम मान लेंगे। ठीक है, लागू करते हैं ये सिद्धांत कि लागू करते हैं कि जो एक बार मंदिर में पुजारी बन गया वो दोबारा नहीं बनेगा। जो एक बार सुप्रीम कोर्ट में जज बन गया उसके खानदान में से कोई जज नहीं बनेगा। जिसके खानदान में से 5 पीढ़ियों से आईपीएस बनते आ रहे हैं वो कोई आईपीएस नहीं बनेगा। जो एक बार फिल्मों में हीरो बन गया वो दोबारा फिल्मों में हीरो नहीं बनेगा। जिसने एक बार कोठी ले ली वो दोबारा कोठी नहीं लेगा। जिसके पास एक गाड़ी है वो दोबारा गाड़ी नहीं लेगा। जिसने अपनी लड़की की शादी एक बार कर ली वो दोबारा शादी नहीं करेगा। तो जल जंगल जमीन का जिसका जितना बंटवारा, जो एक बार फैक्ट्रियों का मालिक बन गया और दोबारा नहीं बनेगा। तो रिजर्वेशन के अंदर भी आप लागू कर दीजिए, मैं बिल्कुल स्वागत करता हूँ। अब कहेंगे ये क्या बेकार की बात कर रहे हैं आप, ऐसा तो नहीं कहा। बिल्कुल ऐसे ही कहा है, बिल्कुल ऐसे ही कहा है। पहली पीढ़ी है हम जो आज बैठ के बात कर रहे हैं। मेरे बाप दादा परदादा सब ने खेतों में काम किया, कितने लोगों ने। अब आप कहते हो तो हमारी मेरिट है। अगर तुम्हारी मेरिट है तो कोलिजियम सिस्टम जिससे आप बैठे हुए, जो जजेस बैठे हुए, वो मेरिट पे नहीं है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड किया, उस फ्रॉड में एक लूप होल बनाया, लूप होल से इनके बाप भी जज बने, इनके दादा भी जज बने, ये खुद जज बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप कहते हैं शेड्यूल कास्ट। पहली बात तो ये, सुप्रीम कोर्ट के जजेस व्यक्तिगत रूप से जजमेंट पास कर रहे हैं। वी डोंट वांट एनी जजमेंट फ्रॉम एनी जज, वी वांट जस्टिस फॉर द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। मैं जजों के खिलाफ हूं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट की जो मेरे मन में आस्था है वो बिल्कुल सही है, परंतु अगर कोई जज ये कहे व्यक्तिगत तौर पे, मान लो कल 15 जज यहाँ पर बैठ जाएं और 15 के 15 जज ये कहें कि जो शेड्यूल कास्ट है वो आगे हंडिया और पीछे झाड़ू लगा के बात के अंदर मनुस्मृति से रहेंगे, तो मैं तो विरोध करूंगा इन जजों का। क्योंकि मेरे लिए आज भी रिस्पेक्ट जो है पार्लियामेंट के लिए है, मेरे लिए रिस्पेक्ट आज भी है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया। वी कैन नॉट अप्रिशिएट व्हाट एवर सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड इन द फर्स्ट अगस्त वर्डिक्ट। अब आप ये कहें कि वो तो न्याय देने के लिए समाज को न्याय देंगे। सुप्रीम कोर्ट से मैं डायरेक्ट ये सवाल करूंगा भी कि आज तक आप दिल्ली में एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं कर पाए। जब नासा जो है चांद पे पहुंच गई, आप कहते हैं हम चांद पे पहुंच गए, परंतु आज भी दिल्ली, एनसीआर और पूरे भारत में सफाई कर्मचारी नाले में मर रहे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस मामले पे संज्ञान लिया? कल 22 तारीख है, कल 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई एक लड़की का रेप हुआ, हम सुमोटो संज्ञान लेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी आज तक किसी SC ST या माइनॉरिटीज की लड़की के मामले में संज्ञान लिया? तो मैं तो विरोध करता हूँ इनकी जो व्यक्तिगत सोच है। और व्यक्तिगत सोच से इस वजह से भी मैं इनके अगेंस्ट में हूँ क्योंकि मेरे लिए संविधान बड़ा है। मेरे लिए कोई जस्टिस BR गवई, पंकज मित्तल, DY चंद्रचूड़ बड़े नहीं है। आप जब कहते हैं कि रिजर्वेशन कब तक, जातिवाद जब तक, रिजर्वेशन तब तक। और रिजर्वेशन किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, कि तुम्हारे बाप की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। आज वो रूल नहीं है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर सुप्रीम कोर्ट ये सोचता है कि मेरे हाथ में लाठी है और मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो हम सबका है। कॉन्स्टिट्यूशन है वी द पीपल ऑफ इंडिया का। वी इंक्लूड SC ST OBC माइनॉरिटीज। वी का मतलब ये नहीं कि यू 7 जजेस, 8 जजेस, 10 जजेस, 12 जजेस, 13 जजेस, नो। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं पूछा कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के कितने जजेस, कितने IAS, कितने IPS अपॉइंट हो चुके हैं, कितने लोगों को वो इलीगल मेन एग्जामिनेशन और इलीगल इंटरव्यू बोर्ड से बाहर निकालते हैं। मैं एक बात बताऊं, शेड्यूल कास्ट ने कभी अपने सेपरेट इंटरव्यू बोर्ड की मांग नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक ये नहीं पूछा कि शेड्यूल कास्ट के बच्चों को इंटरव्यू में कम नंबर क्यों दिए जाते हैं। आप कहते हो कि भाई अब फूट डालो अनुशासन करो का रूल जो है वो अंग्रेजों ने दिया, मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा जजमेंट है, अब हमें न्याय मिलेगा, यकीन मानिए 70 साल बाद कुछ जातियों को पता लगा है कि हमारे ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है। और अगर ये डिसीजन हुआ तो जो जातियां खुशी मना रही है उन्हें 200 साल बाद पता लगेगा कि उनके साथ क्या अत्याचार हुआ था 200 साल पहले। दूसरी बात, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है सर, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वो तो खुशियां मना रहे हैं, फिर से तमाम चीजें हो रही है, समर्थन लगातार जारी। देखिए
जब मार्क्स ने मजदूरों की बेड़ियां काटी थी तो मजदूरों ने सबसे ज्यादा गालियां जो मार्क्स को दी कि इसकी वजह से हमारी लोहे की बेड़ियां कट गई, इसकी वजह से अब हमें जो मजदूरी करनी पड़ेगी, अब हमें रोटी कौन देगा। और वो सबसे ज्यादा जो विरोध किया उन्होंने मार्क्स का किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब हिंदू कोड बिल लेकर आए तो न केवल गैर शेड्यूल कास्ट महिलाएं बल्कि शेड्यूल कास्ट महिलाएं भी बाबा साहब के विरोध में सड़कों पर आ गई। और उनके कई ढोंगी महाराज जो है बाबा साहब को चैलेंज करने लगे। तो बाबा साहब ने जब ओपनली कहा कि आप आ जाओ, तब जाके वो शांत हुए। तो जब हमारे जो लोग जिनको आप कह रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं, समर्थन करने वाला कौन लोग, कौन सा वर्ग, कौन सा तबका, क्या ये लड़ाई चमार वर्सेस नॉन चमार शेड्यूल कास्ट की है? क्या ये लड़ाई महार वर्सेस नॉन महार की है? ये लड़ाई मीना वर्सेस नॉन मीना की है? मैं आपको एक बात बताऊं, शेड्यूल ट्राइब जो है वो कोई जाति नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट को ये बात आज तक नहीं पता। शेड्यूल ट्राइब एक एरिया होता है, उस एरिया के रहने वाला, अंदर रहने वाला हर व्यक्ति जो है ट्राइब माना जाता है। उसके अंदर सब क्लासिफिकेशन कैसे करोगे? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई 100% जो है हम किसी को रिजर्वेशन नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे आप रिजर्वेशन? अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 100% चमार रह रहे हैं तो उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। हम आपके बात से थोड़ी रह रहे हैं। अगर कोई झारखंड के अंदर एक ट्राइबल एरिया के अंदर अगर कोई भील रह रहा है, संताल रह रहा है, गोंड रह रहा है 100%, तो 100% आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी, बल्कि चलेंगी उस हिसाब से जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिबेट्स हुई हैं। कोई डाटा है। अब आप ये कहें कि जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं कि अब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, भैया आपको अपॉर्चुनिटी आप क्या, अगर आप ये डिमांड करें कि हमें जनरल में रिजर्वेशन चाहिए, ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन चाहिए या नॉन रिजर्व कैटेगरी में रिजर्वेशन चाहिए, तो क्या आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी? भाई कैटेगरी, जनरल कैटेगरी का मतलब रिजर्व फॉर नॉन शेड्यूल कास्ट नहीं है। जनरल कैटेगरी का मतलब है ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल। और मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, अगर कोई शेड्यूल कास्ट जनरल लिस्ट से चुन के ओपन फॉर ऑल कैटेगरी जनरल कैटेगरी में आ भी जाए तो उसका जो डाटा तैयार होता है डीओपीटी में एज ए शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट ही होता है। अब एक चीज मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, आप इसके पीछे का षड्यंत्र समझिए। कोई हमारा कैंडिडेट ये कहेगा कि चलो ठीक है हम जनरल में कॉम्पीट करते हैं। कोई आया हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आया, उसने जनरल में कॉम्पीट किया और वो अपनी कास्ट को हाइड कर लेता है। वो कहता है कि जी नहीं ठीक है, जो मैं 15% का जो रिजर्व कैटेगरी है मैं उस पर कॉम्पीट नहीं करूंगा, लेकिन जो 50% की जो नॉन रिजर्व कैटेगरी है मैं उसमें कॉम्पीट करूंगा। वो उसमें जाकर फॉर्म भर देता है। वो उसमें फॉर्म भर के सेलेक्ट होने के लिए वो कॉम्पिटेंट है। उसके जो नंबर है वो जनरल से भी ज्यादा आते हैं, प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। फिर इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू में उससे जाति पूछी जाती है। अब कहेंगे नहीं पूछी जाती, बिल्कुल उसका वेरीफाई होगा फॉर्म वेरिफिकेशन में दो चीजें आएंगी। अगर उसने अपनी जाति, अपनी कास्ट अगर उसने डिस्क्लोज कर दी तो उसे इंटरव्यू में वैसे कम नंबर मिलेंगे जैसे कि आज जितनी भी गजेटेड पोस्ट होती है उसमें। और अगर उसने नहीं की तो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के हिसाब से उसका जो है सिलेक्शन नहीं होगा। आज भी नागराजुन की जो जजमेंट है वो पेंडिंग पड़ी हुई है और 2-3 जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की पेंडिंग पड़ी हुई है। और पहले एक डाइवर्ट रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बच्चे जो है अगर जनरल से ज्यादा ले आए तो वो जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिए जाते थे। अब वो सब्रवाल की जजमेंट के बाद में वो नहीं होता। तो अब जब आप कहते हैं कि हमारे ही लोग, समाज के लोग समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं वो सिर्फ राजनीतिक रूप से प्रवोक किए हुए वो इनोसेंट आदमी है जिन्हें यही नहीं पता कि उनकी लड़ाई क्या है। अब ये कहें कि भाई चलो हम चमारों का रिजर्वेशन खत्म कर देते हैं, वहां मारों का रिजर्वेशन कर, फौज के सेनापति को तो आपने मार दिया गला काट के, और सेना इधर उधर भाग रही है, उसे कह रही है आप राज कर लो। तो ऐसा नहीं होगा जब तक, बिल्कुल सही है। देखिए सब क्लासिफिकेशन हो या ना हो, क्रीमी लेयर हो या ना हो, हमारा मुद्दा ये नहीं है। एक प्रोसीजर है, पार्लियामेंट डाटा इकट्ठा करे, पार्लियामेंट उस पर लॉ बनाए। मेरे लिए आज भी पार्लियामेंट्रियन सिस्टम में रह रहा हूँ, पार्लियामेंट सुप्रीम है, मैं सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में नहीं हूँ। तो ये जो बहुत सारे एंगल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है वो भावनाओं पे और पॉलिटिकली हैं, उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट नहीं है, कोई उनके पास डाटा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में खुद ही दिग्भ्रमित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बाला त्रिवेदी बोलती हैं कि भाई हाँ ठीक है, मैंने अपना डिसेंडिंग ओपिनियन दे दिया कि भाई जो है राष्ट्रपति इसमें अमेंड कर सकता है। तो यकीन मानिए कि ये बड़े दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट के जो डिसेंडिंग एक जजमेंट आया उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट ही जाएगा। जी
24 का इलेक्शन होता है, तमाम राजनीतिक पार्टियां भारतीय संविधान को बचाने की बात करती है। आज वो पार्टियां कहीं ना कहीं राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव नजर नहीं आ रहे इस मुद्दे को लेकर, कहीं ना कहीं अपना स्पष्ट जो है वो रवैया उनके माध्यम से आए। देखिए, दो चीजें सुनिए। जी। 2024 का जो चुनाव है, मैं खुल के कह रहा हूँ, इस जजमेंट की सुनवाई चुनाव से 3 महीने पहले खत्म हो गई थी और केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट इतना ही जस्टिफाइड डिसीजन देना चाहता था और इतना ही उनमें दम था और उन्हें लगता था कि हम सभी जातियों को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो चुनाव से 1 हफ्ते पहले इस डिसीजन को डिक्लेयर करके दिखाता सुप्रीम कोर्ट। हम बता देते कि हम क्या हैं और सामने वाली पार्टी क्या है। दूसरी बात, जब आप सवाल पूछते हैं कि 2024 का इलेक्शन और ये एक गाना है कि सच है दुनिया वालों की हम हैं अनाड़ी, सिक्की सारी चीजें न सिक्की होशियारी। ये समाज जो है पौवे में मस्त है, टीवी बीवी में मस्त है। इसे संविधान से, बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे कि मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ, आप कहेंगे आपने तो पूरे समाज को टारगेट कर दिया। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। दिल्ली के अंदर एक सरकार बनती है ठगवाल की और अनुसूचित जाति की बहुत सारी जातियों को लगता है कि भगवान प्रकट हो गए क्योंकि उस भगवान ने बाबा साहब की तस्वीर पीछे लगाई हुई थी। अब तस्वीर जो बाबा साहब की लगाई तो सबने कहा नहीं नहीं, अम्बेडकर आई थी, अम्बेडकर आई थी। वो हमारा स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा जो है फ्री बिजली पानी में डाल दिया। 14 अप्रैल की छुट्टी एक भी दिन गजेटेड नहीं कर पाया। फ्री स्कूलिंग जो शेड्यूल कास्ट के बच्चों की वो खत्म कर दी। स्कूलों से साइंस खत्म कर दी, स्कूलों से कॉमर्स खत्म कर दी। कॉलेज के अंदर शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट के नाम पर बहुत सारे बच्चों को हमारे को परेशान किया। और सबसे बड़ी बात, जो 3 हमारे मंत्री थे, सामाजिक न्याय मंत्री जिसमें राजेंद्र पाल गौतम भी रहे, राजकुमार आनंद भी रहे, संदीप वाल्मीकि भी रहे, उन्होंने जातिवाद के कारण उन्हें बाहर निकाल दिया। जबकि सत्येंद्र जैन और अन्य जो है खुद भी पड़े रहे, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ और सिर्फ बाबा साहब का फोटो पीछे लगाया, अब वो भी हट गया। ठीक है। उसके बाद माननीय चंद्रचूड़ साहब आए। चंद्रचूड़ साहब ने बाबा साहब की फोटो लगा दी और तस्वीर लगा दी और तस्वीर लगी बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद हैं माननीय अशोक सिद्धार्थ जी, तो उन्होंने पैरवी की थी, तो वो मूर्ति लग गई। तो शेड्यूल कास्ट को लगा कि नहीं नहीं, हमने जो है मूर्ति लगवा दी और डीवाई चंद्रचूड़ से बड़ा कुछ नहीं। उसके बाद जो है माननीय प्रधानमंत्री साहब ने पंचतीर्थ बनाए, 26 अलीपुर रोड बनाया, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया, हिंदू मिल एक्वायर किया, लंदन का घर बनाया। तो शेड्यूल कास्ट को लगा नहीं नहीं नहीं, बाबा साहब। उसके बाद में इंडिया गठबंधन आया। इंडिया गठबंधन ने बाबा साहब को लगा। लोग भूल गए कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन किसी भी बाबा साहब की प्रतिमा पे माला नहीं डाली, किसी भी बुद्ध विहार में वो नहीं गए, किसी भी साहू, फूले, पेरियार, अंबेडकर, बुद्ध सबको बोलते हुए और अनदेखा करते हुए चले गए। उसके बावजूद भी उन्हें लगा कि हाँ संविधान बचाना है। अब बाबा साहब की तस्वीरात को हटा दी गई, ये इन्होंने पार्लियामेंट का अपना जो होना था वो हो गया। उसके बाद में एक छोटा सा एपिसोड ये हुआ कि भारत के इतिहास के अंदर पहली बार जो है शेड्यूल कास्ट का एक स्पीकर बनाना था लोकसभा का, जिसका नाम था के सुरेश। उसको प्रपोजल लाया गया। तो जैसे ही प्रपोजल लाया गया तो ये फिर इंडिया गठबंधन फिर शुरू हो गया, क्योंकि इंडिया गठबंधन वो मूर्ति वाली बात, उन्हें लगा कि हम तो भाई रहनुमाई कर रहे हैं, हरिजनों की रहनुमाई। लोग ये भूल गए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के विजेता चौधरी प्रेम सिंह को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। इन लोगों ने जीतने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भी लात मार के बाहर भगाया। उसके बाद इन लोगों ने रात में गुलगुले खाते हुए पैचअप कर लिया कि के सुरेश को हम जो है लोकसभा स्पीकर नहीं बनाएंगे। ये वो लोग हैं जो भाजपा से ज्यादा, जब साहब काशीराम कहते हैं नागनाथ और सापनाथ है, ये सापनाथ और नागनाथ थे। तो ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, मूर्तियां चाहिए। अच्छा, संविधान बचा रहे हैं। ये लोग भूल गए कि नगीना के सांसद ने प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में फाड़ा, ये उसको भूल गए। ये उस चीज को भूल गए कि आज आप ये देखिए बहुत सारे हरिजन और दरिजन हाथ में मोमबत्ती लेके निकल रहे हैं कलकत्ता रेप पीड़ित के पक्ष में, समर्थन में। लेकिन ये वही लोग हैं जो ये भूल जाते हैं कि फूलन देवी के हत्यारे को आज भी महामंडित किया जा रहा है और जो पार्टी कर रही है उसकी पार्टी की गोदी में बैठे हुए हैं। तो ये जो बहुजन समाज के लोग हैं जिन्हें आप कहते हो कि ये मूर्ति, इन्हें कुछ नहीं चाहिए।
इन्हें ये चाहिए कि जय भीम बोल दो, इन्हें ये नहीं पता जब जब बाबा साहब की फोटो दिखाई जाएगी इनकी पीठ पे छुरा भोंका जाएगा, क्योंकि बाबा साहब को मानना नहीं है, बाबा साहब को जानना है। अब एक 11 अगस्त को एक आंदोलन हुआ जंतर मंतर पे, मैंने अपनी बात रखी कि हमें मूर्ति लगाने का आंदोलन नहीं चाहिए, हमें नहीं लगवानी मूर्ति बाबा साहब की, हमें तो संविधान बचाना है। हमें तो बाबा साहब ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विच कैन ओपन द डोर ऑफ द प्रोग्रेस। क्या आज पूरे भारत के जो ये मूर्ति वाले लोग हैं, आप उत्तर प्रदेश के किसी भी रोड पे निकल जाओ, अगर एंट्री होगी तो भगवान बुद्ध और बाबा साहब से होगी, वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की वजह से है। पूरी दुनिया में आपको ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। परंतु नहीं, बहन जी को नहीं मानेंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने बता दिया कि बहन जी जो है बी टीम है, और बी टीम है तो इसलिए बहन जी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, जिन्होंने उधम सिंह नगर का नाम बदला, साहूजी नगर का नाम बदला, मामाया नगर का नाम बदला, उनमें इन्हें संविधान बचाने का दिख जाता है, परंतु जो अपना समाज संविधान बचाना उसको ये इग्नोर करते हैं। तो ये जो मूर्ति की लड़ाई है, फोटो की लड़ाई है, ये लड़ाई जो है इससे हमें दूर होना पड़ेगा। समाज को ये समझना पड़ेगा कि अब हमें मानना कुछ नहीं है, अब हमें जानना है। हमें ये जानना है कि हमें सत्ता कैसे हासिल करनी है, हमें ये जानना है कि सत्ता के फायदे क्या है, हमें ये जानना है कि कब तक हम पिछलग्गू बन के रहेंगे, हमें ये जानना है कि क्या संविधान बड़ा है या सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, हमें ये जानना है कि सत्ता की लड़ाई असली में कौन लड़ रहा है। अब आप ये बताइए, 21 अगस्त को बहुजन समाज पार्टी ने भारत बंद का समर्थन किया है, क्यों सबके मुंह में दही जम गई? वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये हकमारी कर रहे हैं दूसरे लोगों की। अरे भाई, हम हकमारी नहीं कर रहे, हम लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, हम आपको लड़ना सिखा रहे हैं कि लड़ाई के कुछ नियम है, उस नियम के हिसाब से आपको चलना होगा, साथ बढ़ना होगा। मैं आपको एक बात बताऊं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जब महार सत्याग्रह किया, काला राम मंदिर सत्याग्रह, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी स्टैंड लिया था, और भगवान बुद्ध ने भी जब बिंबसार को ये कहा था कि जो सैनिक का कर्तव्य है वो पहले जो है राज्य की सुरक्षा करना है, रक्षा करना है। तो जब आज इस समाज को आपकी जरूरत है, तो आपको 21 अगस्त को विरोध प्रदर्शन संवैधानिक और कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से करना होगा। सिर्फ उन लोगों के बहकावे में नहीं आना जो बाबा साहब की तस्वीर उठा के सर पे चलते हैं और बाबा साहब के सपनों के भारत का जो है चकनाचूर करते हैं। तो जिस तरीके से अभी 21 अगस्त का जो निर्णय आया है, बहुजन समाज पार्टी ने भी जो समर्थन किया, बहन मायावती लगातार इस पर मुखरता से कह रही है, तमाम तरीके से बातें की जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों बसपा ही इस पूरे मुद्दे को लेकर मुखरता से देखी जा रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक मिशन मूवमेंट आंदोलन है, और 1984 से जब से बना है तो ये महापुरुषों के मिशन मूवमेंट को बढ़ाने का काम करती है। अब पहली बार आप ये देखिए कि बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि हम जो 21 अगस्त का जो आंदोलन है उसके अंदर हम प्रमुखता से भाग लेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से हम जो है अपने लोगों को इस भारत बंद के लिए हम अपील करते हैं। अब ये देखिए, ना तो इंडिया गठबंधन ने तो कहा कि हम कर्नाटका में और तेलंगाना में जो है इसको लागू करेंगे। अब जो हरिजन जो कांग्रेस को जो सोचते हैं, जो खुदा सोचते हैं, जो ये सोचते थे कि बहन कुमारी मायावती को इंडिया अलायंस में चला जाना चाहिए था, तो आज मुझे बताएं कि जो हरिजन और दरिजन सलाहकार बन रहे थे बहुजन समाज पार्टी के लिए, उनका स्टैंड क्या है? क्या आज बहुजन समाज पार्टी अगर आज सड़कों पे आ रही है तो आप आओगे? क्या सामाजिक आंदोलन में शेड्यूल का, देखिए, रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है कि ये लड़ाई चूड़े चमार भंगी दानू कुम्हार धोबी सासी, इनकी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है कि क्या कोई भी आकर, मान लो कल कोई आता है तो क्या संविधान को बदल देगा? क्या बहुजन समाज पार्टी का जो आज भारत बंद का आह्वान है, क्या जो अपने आप को हितैषी मानते हैं वो करेंगे? आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि हम लोग जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। हम ये तो भूल जाते हैं कि खेलांजी हुआ, बथानी टोला हुआ, फूलपुर बातें हुआ, और दुलीना हुआ, झज्जर हुआ, हाथरस हुआ, अलवर हुआ, ये तो हम भूल जाते हैं, परंतु हमें क्या याद रहता है? नहीं नहीं, कलकत्ता में हुआ। तो हम लोगों को उनके जो द्वारा किए गए ये सिनेरियो है, इन सिनेरियो से हमें दूर रहना होगा और अपने मुद्दे तय करने होंगे। और बहुजन समाज पार्टी का जो 21 अगस्त का आह्वान है, इसके अंदर जो भी पार्टी अपने आप को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी का हितैषी बताती है, उन सभी पार्टियों को इसमें साथ देना पड़ेगा, वरना हम लोगों को अपनी दीवारों में, जब सांप कांची राम कहते थे ना, जाके इस शहर की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक और हम रूल करेंगे, तो 21 अगस्त को सभी को अपने घर की दीवारों पर लिखना है कि इसका बदला हम आने वाले जो चुनाव है 2029 के, उसमें लेंगे। आखिरी सवाल है सर कि अगर ये जो वर्डिक्ट है ये लगातार इस तरीके से बना रहता है, बदला नहीं जाता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अपने तमाम सांसदों से कहा कि हम ये जो क्रिमिनल हटाने का काम करेंगे, लेकिन हरियाणा की सरकार ने तब उस पर एक्शन भी ले लिया है, तो अब ये वर्डिक्ट जो बदला नहीं जाएगा तो
SC/ST को किस तरीके से तमाम तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, क्या कुछ उनका भविष्य होगा? देखिए, शहीदों की कब्र पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जिन्हें अपनी पीढ़ियां सुरक्षित करनी है, उन्हें जो है पहले तो सिंबॉलिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट में 21 अगस्त को सड़कों पर आना होगा या अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विरोध प्रदर्शन करना होगा। और जहाँ तक मैं लीगल फ्रेटर्निटी की बात करूं, तो हम इस मामले में बहुत जल्दी रिव्यू पिटीशन फाइल करने वाले हैं और सरकार को घुटनों पे आना होगा। यकीन मानिए कि ये क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि फूट डालो और शासन करने के लिए है। और कोई भी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से बड़ी नहीं है। हम लोगों को सोचना होगा, हम लोगों को समझना होगा कि हमें लड़ाई कहाँ तक, ये लड़ाई 1-2 दिन की नहीं है। ये जो लड़ाई है काफी लंबी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट चाहे कुछ करे ना करे, परंतु अगर 21 अगस्त के सिंबॉलिक प्रोटेस्ट में कुछ निकल कर नहीं आता, तो फिर पूरे भारत में ऐसा ना हो कि जैसे बहन कुमारी मायावती ने कहा कि आपातकाल की स्थिति है, कहीं ऐसा ना हो कि आपातकाल हम लगवाई दें। जी। तो तमाम मुद्दों को लेकर हमने जो जानने समझने की कोशिश की है कि आखिर SC/ST के इस आरक्षण के वर्गीकरण के मुद्दे पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके साथ साथ तमाम प्रेस नोट उनके माध्यम से जारी किया गया है। लेकिन बाकी अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें, उनका रवैया अभी भी कहीं ना कहीं इस मसले को लेकर ढुलमुली देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर जो दलित आदिवासी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और अब आने वाले भविष्य में जिस तरीके से इस मसले को निकल कर या इस निर्णय के बाद में जो कुछ भविष्य होगा, वो भी काफी ज्यादा अंधकारमय ही देखने को मिलता है। ये तमाम चीजें आज हमने सर से जानने समझने की कोशिश की। तो पूरी की पूरी चर्चा को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, आप भी लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।